यह एक काल्पनिक रचना है। इस फिल्म में प्रस्तुत कहानी, पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। मैं मेजर रंजीत, सीक्रेट एजेंट, ऑपरेशन सिंदूर की समाप्ति के बाद छुट्टी जाने का फैसला किया। अपनी मंगेतर से मिलने की शायद जल्दी थी। मम्मी पापा की भी जिद थी जल्दी चले आओ। 30 दिनों की छुट्टी मिलते ही मैंने श्रीनगर से शाम की फ्लाइट दिल्ली के लिए पकड़ी। उसी दिन रात के 10:10 पर नई दिल्ली से आदित्यपुर एक्सप्रेस खुली। मैं एसी कोच में अपने ऊपर की सीट पर लेटकर नींद का इंतजार करने लगा। मन में एक अजीब उमंग था। रात के करीब 12 बज चुके थे। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पर थी। दिल्ली की दूरी बढ़ रही थी, लेकिन जमशेदपुर की दूरी कम हो रही थी। अचानक मेरी नजर नीचे की सामने सीट पर पड़ती है। एक खूबसूरत लड़की किसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ बैठी थी, शायद वे उसके पिता होंगे। दोनों काफी शांत दिख रहे थे। तभी टीटी आया। टिकट चेक करने के बाद उस व्यक्ति को 9:10 आगे का सीट कंफर्म कर दिया। वो व्यक्ति अपनी सीट पर चला गया। वह लड़की भी शायद सोने की कोशिश करने लगी। मुझे नींद आ नहीं रही थी। गाड़ी रात के सन्नाटे को चीरती हुई कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाली थी। मैं वॉशरूम जाने के लिए सीट से नीचे उतरा, तब तक गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 1 में घुस रही थी। यहाँ पर ट्रेन करीब 3 मिनट रुकती है। मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो ट्रेन रुक चुकी थी। ट्रेन के अंदर हल्की लाइट जल रही थी। मेरे मन में शरारत सूझी। मैंने अपनी सीट वाली लाइट जला दिया, उस लड़की को देखने के लिए। अचानक मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं चीखने में भी असमर्थ था। मेरा शरीर थरथरा रहा था। एसी में मेरे माथे से पसीना गिर रहा था। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। मेरे सामने भयानक मंजर था। उस लड़की का शरीर खून से लथपथ था। सफेद चादर लाल हो चुका था। उसके मुंह से आखिरी शब्द निकली, मैं जीना चाहती हूँ। फिर हल्की सी हिचकी की आवाज आई और वह लड़की अपनी शरीर छोड़ चुकी थी। मेरा हाथ अचानक जंजीर पर चला गया। ट्रेन की गति कम होने लगी। मैं ट्रेन रुकते ही बदहवास भागकर प्लेटफॉर्म पर रेलवे पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने हमसे तथा अगल बगल बैठे यात्रियों से पूछताछ की। इसके बाद पंचनामा बनाकर लाश को उठाकर रेलवे थाना लेके चली गई। 3 घंटे की देरी के बाद ट्रेन फिर चल दी। उस बोगी में बैठे सभी लोग डरे सहमे थे। पूरी बोगी ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी थी। कुछ तो भय के मारे दूसरी बोगी में शिफ्ट हो गए थे। अगले दिन रात 11:30 पर ट्रेन ने हमें टाटानगर स्टेशन पहुंचा दिया। घर पहुंचकर भी मन काफी भारी लग रहा था। बार बार कत्ल के बाद का सीन दिमाग में आ जा रहा था। 2 से 3 दिनों के बाद मैं लगभग नॉर्मल हो गया था। घटना के 5वें दिन मैं अपनी मंगेतर के साथ जुबली पार्क में बैठा भविष्य के सपने बुन रहा था। तभी मेरी मोबाइल बस उठती है। अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। मैंने कॉल उठाया। उधर से आवाज आई, बोलो क्या मेरी बात मेजर रंजीत से हो रही है? मैंने कहा हाँ। मैं इंस्पेक्टर डिसूजा, क्राइम ब्रांच कानपुर रेलवे बोल रहा हूँ। घटना के दिन ट्रेन में आपकी सीट सबसे नजदीक थी। आप 3 दिनों के अंदर हमारे ऑफिस में आकर इस केस में सहयोग करें। मैं तीसरे दिन रेलवे ऑफिस पहुंचा। हमसे पुलिस ने लगभग उस दिन 2 से 3 बार पूछताछ की। चूंकि मुझे उस घटना के बारे में अधिक पता नहीं था, मुझे इस हिदायत के साथ छोड़ दिया गया कि जब जरूरत होगी आपको आना होगा। मैं वापस जमशेदपुर आ गया। मेरी छुट्टी खत्म हो रही थी। मैं चाहकर भी उस घटना को भूल नहीं पा रहा था। 25 दिन बीत चुका था। तीसरे दिन मेरी वापस जाने की ट्रेन थी।
अचानक उसी रात सपने में वह घटना आ गया। मैं सुबह जगा तो एक ही वाक्य कान में गूंज रहा था, मैं जीना चाहती हूँ। अचानक मैंने कातिल तक पहुँचने का निर्णय ले लिया। पिताजी की बीमारी का बहाना बनाकर मैं अपनी छुट्टी 20 दिनों के लिए बढ़वा ली। अगले दिन मैं रेलवे थाना पहुंचकर इंस्पेक्टर डिसूजा को अपना आई कार्ड दिखाया तथा विनती की, मुझे बाहरी तौर पर ही सही लेकिन इस केस की इंक्वायरी में शामिल करें ताकि कातिल तक हम लोग पहुंच सके। डिसूजा राजी हो गए। मेरा नाम एवं पहचान गुप्त रखा जाएगा, डिसूजा ने हमें भरोसा दिलाया। मेरे मांगने पर उन्होंने मुझे एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अभी तक की जांच का फोटोकॉपी दे दी। अभी तक केस की प्रगति लगभग शून्य थी। डिसूजा की मदद से मैंने उस दिन उस बोगी में हर सीट पर बैठे यात्रियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पेट में गोली का लगना बताया गया था। गोली का साइज 1.5 इंच तथा गोलाई 2 mm था। मौत का समय उस रात 2 बजे से 2:20 के बीच बताया गया था। मैं अपनी तरफ से जांच में लग गया था। एफआईआर रिपोर्ट से पता चला कि लड़की के पास खड़गपुर तक का टिकट था। एक बात तो मुझे समझ में आ गया था कि यह गोली साइलेंसर युक्त पिस्टल की है। मैं जांच के सिलसिले में उस लड़की के घर पहुंचा तो मेरा अंदाज सही निकला, वह बुजुर्ग उस लड़की का पिता ही था। मैंने उसके पिता को भरोसा में लेकर बहुत सारा सवाल किया। उसके माता पिता को मैं समझाने में सफल रहा कि मैं कातिल तक पहुंच सकता हूं। लड़की का नाम तन्नू घोष था। मैं जितनी जानकारी चाहता था उसका 20% भी नहीं मिल पाया। मैं वापस जमशेदपुर अपने घर आ गया। तन्नू खड़गपुर में ही रहकर एमएससी कर रही थी। घटना के दिन वह नई दिल्ली शालीमार बाग से अपनी नानी से मिलकर वापस आ रही थी। मैंने उसके कॉलेज में भी जाकर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी। हाँ, एक बात पता चला कि लड़की की शादी घाटशिला में अगले महीने तय थी। मैंने उस लड़के जिसका नाम था रतन मिलने का फैसला किया। आखिरकार मैं रतन से मिलने चला गया। रतन प्राइवेट फॉर्म में वही काम करता था। रतन काफी शॉक्ड लग रहा था। वह इस मसले पर बोलने से परहेज कर रहा था। मैंने पूछा, तन्नू से तुम्हारी लव मैरिज या अरेंज मैरिज होने वाली थी? उसने कहा लव मैरिज। कब से लव था? उसने कहा कॉलेज के दिनों से। पर ये मुझसे जानने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? रतन ने कहा क्योंकि मैं उसका दूर का भाई लगता हूँ। मैंने उससे फिर सवाल किया, क्या तुम तन्नू की किसी बेस्ट फ्रेंड को जानते हो? वह बोला नहीं। लेकिन वह कभी कभी हमसे बातचीत के दौरान पूजा शर्मा का जिक्र करती थी। वह कहाँ रहती है? मैंने तुरंत पूछा, उसी की क्लासमेट शायद, उसने कहा। मैं वापस जमशेदपुर आ गया। इसी बीच यह केस कानपुर रेलवे पुलिस ने खड़गपुर पुलिस को सौंप दिया था। अब यह केस इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव के जिम्मे आ गई थी, जो कि काफी सख्त आदमी थे। इंस्पेक्टर डिसूजा ने यादव से मेरी पहचान करवा दी थी। मैं अपने तरीके से काम कर रहा था, पुलिस अपने तरीके से। मैं कॉलेज जाकर पूजा से मिलने में सफल रहा। पूजा से पता चला कि रतन का कोई करीबी दोस्त तन्नू के प्यार में एक तरफा पागल था। तन्नू ने एक बार बताई थी। मैंने बोला उसका पता? उसने कहा मालूम नहीं। मैं रतन से मिलने के लिए तुरंत घाटशिला पहुंचा, पर वहां पता चला तन्नू घोष के केस के सिलसिले में पुलिस उसे 2 दिन पहले पकड़ कर ले गई है। मैंने जेल में जाकर रतन से मुलाकात भी की। मैंने पूछना चाहा तो उसने कहा मुझे तंग मत कीजिए। पुलिस ने कहा चलिए, मुलाकाती का समय खत्म हो गया। मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने रतन से मिलने वालों पर नजर रखनी शुरू कर दी। मेरी छुट्टी भी खत्म हो रही थी।
मैंने अपने आप को मेडिकल अनफिट करवाकर छुट्टी ले लिया। मैं इंस्पेक्टर यादव से मिलकर पिछले दिनों जितने भी मुलाकाती जेल में रतन से मिले थे, उसका सीसीटीवी फुटेज लेने में सफल हो गया। घर आकर मैं फुटेज को खंगालना शुरू किया। एक फोटो पर जाकर नजर अटक गई। कहीं देखा सा चेहरा लगा, दिमाग पर जोर डाला। टीटी और मर्डर अचानक मेरे मुंह से निकल पड़ा। मैं अगले दिन ट्रेन पकड़कर कानपुर पहुंचा। वहां पर इंस्पेक्टर डिसूजा को सारी बात बताई। मुझे इस केस में सफलता मिलती दिख रही थी। मैं जल्द से जल्द कातिल तक पहुंचना चाहता था। घटना वाले दिन उस बोगी में भागीरथी पात्रा नाम का टीटी ड्यूटी पर था। पात्रा की ड्यूटी के बारे में पता चला कि वह बेगूसराय मेल से 3 घंटे बाद कानपुर पहुंचेगा। डिसूजा और मैं बड़ी बेसब्री से ट्रेन का इंतजार करने लगे। ट्रेन आते ही डिसूजा ने उसे पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया। मैं जब टीटी का चेहरा देखा तो अवाक रह गया। यह वो आदमी नहीं था जिसका मैंने फोटो और चेहरा देखा था। पात्रा बार बार बता रहा था, घटना के दिन उस बोगी में वही था। तभी मैंने बोला, उस दिन का उस बोगी में टिकट चेकिंग का रिकॉर्ड है आपके पास? उसने कहा, रेलवे रिकॉर्ड रूम में होगा। डिसूजा ने 30 मिनट के अंदर वह रिकॉर्ड मंगवा लिया। उस दिन उस बोगी में एक भी सीट खाली नहीं थी। तभी मैंने सोचा कोई सीट खाली नहीं थी तो सीट नंबर 27 पर लड़की के पिता को शिफ्ट कैसे किया गया था। मेरी उत्सुकता एवं बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने सीट नंबर 27 पर पैसेंजर का नाम एवं पता चेक किया तो आंखें चमक गई। नाम चेतन कुमार, उम्र 25 साल, पता लिंक रोड, क्वार्टर नंबर 17B2 घाटशिला। इंस्पेक्टर डिसूजा ने टीटी को छोड़ दिया और सारी घटना खड़गपुर क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव को फोन पर बता दी। डिसूजा और मैं उसी दिन घाटशिला के लिए निकल पड़े। घाटशिला पहुंचते ही वहां के ग्रामीण थाना को सूचित किया गया। तब तक यादव भी अपनी टीम के साथ आ चुके थे। रात 11 बजे के करीब पुलिस टीम ने चेतन को उसके घर पर धर दबोचा। जांच के क्रम में उसकी अलमारी से जर्मन साइलेंसर युक्त पिस्टल, एक भरी मैगजीन तथा उस लड़की के कई फोटो मिले जिसे उसने छुपकर खींचा था। पहले तो उसने उस घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन सबूत तथा यादव द्वारा सख्ती से पेश आने पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके द्वारा उपयोग किया गया टीटी का ड्रेस भी बरामद हो गया था। उसने बताया कि तन्नू उसकी क्लासमेट थी। वह उससे एक तरफा प्यार करता था, लेकिन तन्नू का उसके प्रति प्यार या लगाव जैसी कोई चीज नहीं थी। जब तन्नू की शादी मेरे ही दोस्त रतन से फिक्स होती है तो यह मेरे बर्दाश्त से बाहर की चीज हो जाती है। मैंने तन्नू को बहुत समझाने की कोशिश की पर वह मेरी सुनी नहीं। तभी मैंने खतरनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया। मैं उसकी सारी गतिविधियों को नोटिस करना शुरू कर दिया। मैंने उसके टिकट एजेंट से उसकी यात्रा तथा टिकट के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली थी। उसके पिता का टिकट कंफर्म नहीं था, मुझे मालूम था। मैं उसी दिन का दिल्ली से वापसी का तत्काल टिकट बनवा लिया था। मेरा काम और आसान हो गया जब मेरा भी टिकट उसी बोगी का मिल गया था। मैंने दिल्ली में ही रामलीला मैदान के पास टीटी का ड्रेस नाटक वाली दुकान से 1500 में खरीद लिया था। मैं नहीं चाहता था कि कोई सबूत मिले, इसलिए मैंने उसके पिता को अपने सीट पर भेज दिया था। मैंने मौका मिलते ही उसे गोली मार दी। मैं घटना का अंजाम देने के लिए 2 दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गया था। इतना कहकर वह यादव को अचानक धक्का देकर भागने लगा। तभी धाय धाय की आवाज यादव के सर्विस रिवाल्वर से निकलती है। चेतन का काम तमाम हो चुका था। मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। मैं अगले दिन ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार था, बगैर टेंशन चिंता के।